नफरत इश्क एपिसोड 11। निगाह माइक में सबको देखते हुए कहती है, सॉरी फॉर द मेस गाइस, प्लीज कैरी ऑन। इतना बोलकर वो अश्वथ के साथ स्टेज से उतर जाती है और एक कोने में चली जाती है। वहीं नीरज उन दोनों को बहुत ध्यान से देख रहा था और कुछ सोच रहा था। नीरज साहिल से कहता है, साहिल हमें चलना चाहिए, मिस मेहरा से बात करके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला और ना वो खुद हमसे बात करेगी। साहिल कहता है, लेकिन यार दूसरी अनाउंसमेंट तो हुई ही नहीं। नीरज उसे देखते हुए कहता है, वो अब इस पार्टी में होगी भी नहीं, वो अब सीधा कल की हेडलाइन में ही पता चलेगी। साहिल उसकी बात पर अपना सर हाँ में हिला देता है, फिर दोनों पार्टी से चले जाते हैं। अब आगे इधर पार्टी हॉल के एक कोने में अश्वथ और निगाह एक दूसरे को पैशनेटली किस किए जा रहे थे। अश्वथ के दोनों हाथ निगाह की खुली पीठ पर चल रहे थे और निगाह के दोनों हाथ अश्वथ के कंधों पर थे। दोनों करीब आधे घंटे से किस कर रहे थे। अश्वथ उस रिपोर्टर का गुस्सा निगाह के होठों को बाइट करके निकल रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। निगाह के होठों से उसकी लिपस्टिक हट चुकी थी और 2-3 जगह से बाइट करने की वजह से खून आ रहा था। अश्वथ उसे कुछ पल देखता है, फिर निगाह को अपनी बाहों में उठाकर एक कमरे की तरफ चल देता है। निगाह उसके गले में अपनी बाहें लपेट देती है। अश्वथ कमरे में आकर निगाह को नीचे उतारता है और उसके गले पर किस करना शुरू कर देता है। निगाह अपनी गर्दन झुकाए अश्वथ के बालों को सहलाते हुए कहती है, डेविल कंट्रोल योरसेल्फ। अश्वथ उसे पलटकर उसके सीने पर अपना हाथ फेरते हुए उसके कान के पास कहता है, आई कांट एंजल, आई वॉन्ट योर राइट नाउ। ये बोलकर अश्वथ उसके ईयरलोब पर बाइट करता है। निगाह घूमकर उसके सामने आकर कहती है, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए डेविल। निगाह उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। अश्वथ भी उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। अश्वथ निगाह को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। निगाह अपने दोनों पैर अश्वथ की कमर पर लपेट देती है। अश्वथ बिना किस ब्रेक किए निगाह को दीवार से लगा देता है और उसे स्मूच करने लगता है। 40 मिनट की किस के बाद अश्वथ निगाह की क्लीवेज पर आ जाता है और वहां उसे बाइट और किस करने लगता है। निगाह उसकी गर्दन में अपना एक हाथ लपेटे दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए आहें भर रही थी। थोड़ी देर बाद अश्वथ निगाह को बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अश्वथ जोर से निगाह के गाल पर काटता है, लेकिन निगाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अश्वथ के बढ़ते वाइल्डनेस को एंजॉय कर रही थी। अश्वथ उसके माथे पर किस करता है, फिर उसकी दोनों आंखों पर, फिर नाक और होठों पर पैक देकर गले पर आ जाता है। वो निगाह को बाइट करके किस कर रहा था, जिससे निगाह कराह रही थी। अश्वथ उसके कंधे से उसकी ड्रेस की स्ट्रिप नीचे कर देता है और वहां उसे किस करता है। अश्वथ धीरे धीरे उसकी ड्रेस उसकी कमर तक निकाल देता है और उसे सब जगह चूमने और काटने लगता है। वो निगाह के बॉसम को प्रेस करते हुए लिक कर रहा था। निगाह उसकी गर्दन और बालों को सहलाते हुए आहें भर रही थी। अश्वथ निगाह के बॉसम को अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत के साथ प्रेस करता है, जिससे निगाह के मुंह से हल्की चीख निकलती है। वो एक नज़र अश्वथ को देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। अश्वथ निगाह के चेहरे के करीब आकर कहता है, आज फिर से तुम्हें मेरा गुस्सा झेलना होगा एंजल। ये बोल वो निगाह के होठों पर पैक करता है। निगाह उसके बालों को सहलाते हुए धीमी आवाज में कहती है, आई एम ऑलवेज रेडी टू फेस योर एंगर डेविल। इतना कह निगाह हल्का सा अपना सर उठाकर अश्वथ के माथे को चूम लेती है। अश्वथ कुछ पल उसके चेहरे को देखता है, फिर अपना एक हाथ उसके हाथ से इंटरवेंट करके उसके हाथ को चूमता है। अश्वथ नीचे आकर निगाह के बॉसम को अपने मुंह में भरकर रूडली सक करने लगता है। निगाह दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने नाखून अश्वथ की पीठ पर धंसा रही थी। आधे घंटे बाद अश्वथ उसके ऊपर से उठ अपने और निगाह के सारे कपड़े उतारकर फर्श पर फेंक देता है। वो वापस निगाह के ऊपर आकर उसकी कमर को सहलाते हुए उसकी सॉफ्टनेस पर किस करने लगता है। निगाह उसके स्पर्श से बेचैन हो रही थी और अपनी पकड़ अश्वथ के कंधों पर मजबूत करती जा रही थी। थोड़ी देर बाद अश्वथ उसके चेहरे के करीब आता है और एकदम से निगाह के अंदर एंटर करता है। निगाह चीखने ही वाली थी कि अश्वथ उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे स्मूच करने लगता है। निगाह अपने नाखून अश्वथ की बढ़ती स्पीड के साथ उसकी पीठ पर धंसाए जा रही थी। अश्वथ उसको स्मूच करता हुआ उसके बॉसम को प्रेस कर रहा था। निगाह ने अपने दोनों पैर उसकी कमर पर लपेट रखे थे। अश्वथ बहुत वाइल्डनेस के साथ अपनी हरकतों को बढ़ाए जा रहा था। अश्वथ निगाह के अंदर मूवमेंट करते हुए उसके पूरे चेहरे को चूम रहा था। 3 घंटे बाद भी अश्वथ निगाह के अंदर ही समाया हुआ था। दोनों पसीने से पूरे भीग चुके थे। निगाह के चेहरे पर अश्वथ की वाइल्डनेस का असर उसका दर्द और थकान बनकर साफ दिख रहा था।
निगाह अश्वथ के बालों को सहलाते हुए थकान भरी आवाज में कहती है, डेविल, आर यू अप नाउ? अश्वथ उसके होठों पर पैक करके कहता है, आई एम फाइन एंजल बट आई वॉन्ट यू वन मोर आवर। निगाह उसकी बात पर कुछ नहीं कहती। अश्वथ उसके दोनों हाथों के साथ अपने हाथ इंटरवेन करता है और अपनी स्पीड बढ़ा देता है। करीब 1 घंटे बाद अश्वथ निगाह से अलग होता है और उसके सीने पर सर रख उसके बगल में लेट जाता है। निगाह के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, लेकिन वो फिर भी अश्वथ की पीठ पर अपना एक हाथ रख उसके बालों को सहलाती है। वो हिम्मत करते हुए बेड पर पड़ी ब्लैंकेट लेती है और खुद को और अश्वथ को कवर कर लेती है। फिर अपना फ़ोन नाइट स्टैंड से उठा तान्या को कुछ मैसेज करती है और फ़ोन साइड में रख देती है। निगाह एक नज़र अश्वथ को देखती है जो थक कर सो गया था। वो भी उसका सर सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। एपिसोड 12। अब आगे। सुबह 10 बजे निगाह की नींद खुलती है और उसकी सबसे पहली नज़र अश्वथ पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। अश्वथ निगाह से कहता है, गुड मॉर्निंग एंजल। ये बोल वो निगाह के होठों पर पैक करता है। निगाह उठकर अश्वथ के ऊपर लेट जाती है और फुसफुसाते हुए उसके होठों के पास कहती है, लेट मी मेक दिस बेस्ट फॉर योर डेविल। निगाह अपने होठों को अश्वथ के होठों पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। अश्वथ भी उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसका साथ देने लगता है। आधे घंटे बाद दोनों अलग होते हैं और निगाह बिना वक्त लगाए उसके सीने पर सब जगह किस करने लगती है। अश्वथ निगाह से एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है मैंने रात को कोई कसर छोड़ दी थी एंजल। निगाह अपना सर ऊपर करके एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अश्वथ से कहती है, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी डेविल। उसके सीने पर अपनी एक उंगली फेरते हुए, लेकिन मैंने अभी अपनी कसर पूरी नहीं की है। इतना बोल निगाह अश्वथ के ऊपर से उठ जाती है और फ्लोर पर पड़ी उसकी शर्ट उठाकर पहन लेती है। फिर अश्वथ की पैंट उसकी तरफ फेंक कर कहती है, वेयर इट क्विकली। इतना बोल निगाह बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। अश्वथ भी अपनी पैंट पहनकर उसके पीछे बाथरूम में चला जाता है। करीब 2 घंटे बाद अश्वथ निगाह को अपनी बाहों में लेकर बाथरूम से बाहर आता है। निगाह ने अपने दोनों हाथ अश्वथ की गर्दन पर लपेट रखे थे। दोनों इस समय बाथरोब में थे और दोनों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। अश्वथ निगाह को बिस्तर पर बैठाकर क्लोजेट की तरफ मुड़ता है। तभी निगाह तिरछी मुस्कान के साथ बिना अश्वथ को देखे उससे कहती है, डेविल, स्विच ऑन द टीवी। इतना कह निगाह अश्वथ को देखती है। अश्वथ एक नज़र उसे देखता है, फिर बिना किसी भाव के टीवी ऑन कर देता है। टीवी पर निगाह और अश्वथ की शादी की खबर हेडलाइन में चल रही थी और एक रिपोर्टर निगाह की दूसरी अनाउंसमेंट के बारे में बता रहा था। निगाह न्यूज़ देखते ही डेविल स्माइल करने लगती है, वही अश्वथ बिना किसी भाव के न्यूज़ देख रहा था। वो रिपोर्टर टीवी पर बोलता है, मिस निगाह मेहरा की दूसरी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट जो किन्हीं कारणों से कल हमें पता नहीं चल पाई थी, वो उनकी असिस्टेंट ने आज ही मीडिया को दी है। उनका कहना है कि मिस मेहरा बहुत जल्द सहाय इंडस्ट्रीज को अपने अंडर में कर लेंगी। इस बात की पुष्टि अभी तक सहाय इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर नीरज सहाय ने नहीं की है, वो रिपोर्टर न्यूज़ बताता है। अश्वथ के चेहरे पर भी एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो निगाह को एक नज़र देखता है और सीटी बजाते हुए क्लोजेट की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही देर में अश्वथ क्लोजेट से बाहर आता है और निगाह चली जाती है। निगाह क्लोजेट से बाहर आती है तो अश्वथ उसे तैयार मिलता है। वो जाकर अश्वथ के सामने अपनी पीठ करके खड़ी हो जाती है और बिना किसी भाव के सामने देखते हुए कहती है, हु वॉज दैट फुकिंग गर्ल एट द पार्टी येस्टरडे। अश्वथ उसकी ड्रेस की जिप लगाकर उसकी पीठ पर किस करता है, फिर उसको अपने सामने करता है और एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारा जवाब तुम्हारे केस में मिल जाएगा एंजल। निगाह उसकी बात पर उसे कुछ पल देखती है, फिर एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, स्मार्ट डेविल। ये बोलकर वो अश्वथ के होठों पर पैक करती है और ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। अश्वथ अपना फ़ोन नाइट स्टैंड से उठाकर स्विच ऑन करता है। उसे अपने फ़ोन में किसी के 50 मिस्ड कॉल दिखते हैं। वो बिना किसी भाव के अपना फ़ोन अपनी जेब में रख लेता है। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन फिर से बजता है। अश्वथ कॉल पिक करता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही एक आदमी के चिल्लाने की भारी आवाज़ आती है, वेयर द हेल आर यू अश्वथ धनराज। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कल रात से कितने फ़ोन किए हैं, आखिर हो कहाँ तुम। उस आदमी की बात सुनकर अश्वथ अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, स्टॉप शाउटिंग मिस्टर रवि धनराज। मेरे पास आपकी बकवास सुनने का बिल्कुल वक्त नहीं है। वो आदमी भी शांत मगर सर्द आवाज़ में कहता है, तुमने 3 साल अपनी शादी की बात हमसे छुपा कर रखी और तुम कह रहे हो कि मैं चिल्लाऊं नहीं। तुम अभी के अभी अपनी पत्नी के साथ घर आओ। ये बोल वो आदमी फ़ोन कट कर देता है। अश्वथ अपना फ़ोन पॉकेट में डालता है, तभी उसकी नज़र निगाह पर जाती है। निगाह अश्वथ के मुंह से रवि धनराज सुनकर एकटक उसे ही बिना किसी भाव के देखे जा रही थी।
अश्वथ निगाह के पास आता है और उसके कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है। फिर निगाह के बाल उसके कान के पीछे करके कहता है, एंजल, आर यू फाइन? अगर तुम नहीं चाह। अश्वथ ने इतना ही कहा था कि निगाह बीच में ही बिना किसी भाव की सर्द आवाज में कहती है, चलो डेविल। निगाह अश्वथ का हाथ पकड़कर कमरे से निकल जाती है। दोनों आकर कार में बैठते हैं। निगाह पैसेंजर सीट पर बैठी थी और अश्वथ कार ड्राइव कर रहा था। क्या रिएक्शन होगा नीरज का निगाह की इस चाल पर? कौन है रवि धनराज? क्या है रवि धनराज के पीछे का राज? एपिसोड 13। अब आगे। अश्वथ और निगाह कार में बैठे हुए थे। दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। निगाह अपनी आंखें बंद की अपने सीट पर लीन हो रखी थी। तभी अश्वथ उसके हाथ पर अपना एक हाथ रखता है, जिससे निगाह अपनी आंखें खोल उसे देखती है। निगाह अपनी एक भौं तान कर कहती है, व्हाट? अश्वथ सामने देखते हुए कहता है, एंजल, उसके बारे में मत सोचो। निगाह एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, दिमाग सोचने के लिए ही होता है डेविल, और अगर मैं सोचना बंद कर दूंगी तो सबकी जिंदगी में तबाही कैसे आएगी? उसकी बात पर अश्वथ के चेहरे पर भी एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो बिना कुछ कहे उसके हाथ पर किस कर देता है। निगाह थोड़ी देर उसे एक तिरछी मुस्कान के साथ देखती है और एकदम से अश्वथ की गोद में बैठ जाती है। अश्वथ उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लेता है। निगाह अश्वथ के गले में अपनी दोनों बाहें लपेटकर कहती है, स्टॉप द कार डेविल। ये बोल निगाह अपने होंठ अश्वथ के होठों पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। अश्वथ कार साइड में रोकता है, फिर वो भी निगाह की कमर को सहलाते हुए उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ सहाय इंडस्ट्रीज। नीरज अपने केबिन में पागलों की तरह सारा सामान गुस्से में फेंक रहा था। साहिल उसे बार बार शांत रहने को बोल रहा था। नीरज गुस्से में चिल्लाकर कहता है, कैसे शांत हो जाओ? हाँ कैसे? तूने देखा नहीं उस निगाह मेहरा ने मीडिया में क्या बात फैलाई है? साहिल उसके पास जाते हुए कहता है, तू पहले ठंडे दिमाग से काम ले। फिलहाल हमारे लिए ये जरूरी नहीं कि उसने मीडिया को क्या कहा है। जरूरी ये है कि वो ये सब करेगी कैसे और क्यों। नीरज एक वास उठाकर दीवार पर फेंकता है और गुस्से में कहता है, आखिर है कौन ये निगाह मेहरा? चाहती क्या है ये मुझसे? पहले मेरी वो डील और अब मीडिया में ये बात, आखिर क्यों कर रही है वो ये सब? तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आते हुए कहती है, नीरज, मैं ये सब क्या देख रही हूँ? वो निगाह मेहरा तुम्हारी कंपनी अपने अंडर करने वाली है। नीरज और साहिल दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। साहिल झट से कहता है, तनु अब तुम ही समझाओ इसे, मेरी तो ये एक भी नहीं सुन रहा है। तनु एक नज़र साहिल को देखती है, फिर नीरज के पास जाकर कहती है, नीरज शांत हो जाओ। तुम्हें इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। तुम्हें पता करना चाहिए कि आखिर वो निगाह तुम्हारे ही पीछे क्यों पड़ी है। उसकी बात सुनकर नीरज थोड़ा शांत होता है और साहिल से कहता है, साहिल तू जा, हम बाद में बात करते हैं। उसकी बात पर साहिल केबिन से निकल जाता है। साहिल के जाने के बाद नीरज तनु का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और अचानक ही अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। नीरज तनु को बहुत एग्रेसिव तरीके से किस कर रहा था। 20 मिनट बाद नीरज तनु के होठों पर बाइट करके अलग होता है। तनु नीरज से कहती है, ठीक हो तुम अब? नीरज अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। तनु नीरज से दूर होकर कहती है, तो अब उस निगाह मेहरा के बारे में पता लगाओ कि आखिर वो तुमसे चाहती क्या है, क्यों कर रही है वो ये सब। नीरज अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और तनु को देख कहता है, ये इतना आसान नहीं है तनु, उसके पीछे अश्वथ धनराज खड़ा है। वो कभी हमें उस तक नहीं पहुंचने देगा। मैंने रोनित को पहले ही कहा था कि वो उसके बारे में सब पता करे, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। तनु कुछ सोचकर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, तो फिर तुम उसको अपने करीब लाओ। दुश्मन को जितना करीब रखोगे उतना ही उसके बारे में जानोगे। उसकी बात सुनकर नीरज हैरान रह जाता है। वो तनु से कहता है, तनु तुम क्या बोल रही हो? तुम जानती भी हो। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें धोखा दूं। तनु उसे देख अपनी सर्द आवाज में कहती है, ऐसा सोचना भी मत नीरज। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने दुश्मन को अपने करीब रखो, खुद उसके करीब जाने को नहीं कहा मैंने। नीरज तनु को कुछ पल देखता है, फिर खड़े होकर उसके पास जाता है और उसे अपने करीब खींचकर एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, वो मैं बाद में करूँगा, फिलहाल मैं तुम्हें अपने करीब चाहता हूँ। इसी के साथ नीरज तनु को लिफ्ट करके अपनी डेस्क पर बैठा देता है और उसके गले पर किस करने लगता है। तनु के हाथ उसके बालों में फंस जाते हैं। नीरज एकदम से उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने केबिन से अटैच बेडरूम की तरफ चल देता है। कार में अश्वथ कार ड्राइवर कर रहा था और निगाह उसकी गोद में बैठी उसके सीने पर किस किए जा रही थी। अश्वथ सामने देखते हुए निगाह से बोलता है, तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो एंजल।
निगाह उसके सीने पर अपनी एक उंगली फेरते हुए एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, आई कैन फील इट डेविल। अश्वथ उसकी बात पर एक नज़र उसे देखता है तो निगाह उसे नीचे की तरफ इशारा करती है और फिर अपनी एक आई विंक करती है। अश्वथ भी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसकी थाई को सहलाते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरा दिया दर्द कुछ ज्यादा ही पसंद है। निगाह उसके होठों पर पैक करके कहती है, बहुत ज्यादा। अब तुम कार ड्राइव करो और मुझे तुम्हें सिड्यूस करने दो। अश्वथ कुछ नहीं बोलता और कार ड्राइव करने लगता है। निगाह उसकी शर्ट के 3 बटन खोल देती है और किस करने लगती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक विला के बाहर होते हैं। अश्वथ निगाह से कहता है, एंजल, वी हैव रीच्ड। क्या चल रहा है निगाह के दिमाग में? किसकी जिंदगी में तबाही लाने वाली है वो? क्या करने वाला है नीरज निगाह के साथ? एपिसोड 14। अब आगे। अश्वथ की बात सुनकर निगाह का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। वो बिना किसी भाव के अश्वथ की शर्ट के बटन लगाती है और उसकी गोद से उठकर अपनी सीट पर आ जाती है। फिर अश्वथ की तरफ देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, चले डेविल। अश्वथ भी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देखता है, फिर अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर उतर जाता है। वो निगाह की तरफ का दरवाजा खोल अपना हाथ आगे बढ़ाता है। निगाह उसका हाथ थामे कार से उतर जाती है। निगाह की सीधी नज़र अपने सामने बने महल से कम न लगने वाले विला पर जाती है। सफ़ेद संगमरमर से बना ये विला, जिसके मेन एंट्रेंस का दरवाजा पूरी तरह से सोने का था, देखने में किसी राजा का महल था। विला के सामने एक बड़ा सा फव्वारा था और चारों तरह तरह के पेड़ पौधे थे। निगाह बिना किसी भाव के उस पूरे विला को देख रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त कुछ पुरानी बातें चल रही थी, जो कि थी, अपनी तरह ही एक गंदा खून ले आए हो तुम। पता नहीं कौन सी गंदी नाली का कीड़ा है ये लड़की। तभी अश्वथ उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचता है और उसके कान के पास धीमी आवाज में बोलता है, डोंट यू डरे टू थिंक अबाउट दैट एंजल। निगाह अपनी नजरें अश्वथ पर करती है। अश्वथ उसे चलने के लिए कहता है। दोनों विला की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों विला में एंटर करते हैं। उन दोनों की नजरें हॉल में बैठे लोग पर जाती है, जो उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों उन लोगों के पास आते हैं और सोफे पर काफी रौब के साथ बैठ जाते हैं। अश्वथ अपने सामने बैठे बुजुर्ग आदमी से अपनी सर्द आवाज में कहता है, कहिए मिस्टर रवि धनराज, क्यों बुलाया है आपने मुझे और एंजल को? रवि जी थोड़ा भड़कते हुए कहते हैं, तुम अपनी सारी तमीज भूल गए हो क्या अश्वथ? जो तुम इस घर की बहू के सामने अपने दादा से ऐसी बात कर रहे हो। अश्वथ कुछ कहता उससे पहले ही निगाह बीच में अपनी खतरनाक आवाज में बोलती है, मिस्टर रवि धनराज। उसकी आवाज सुनकर सब काफी घबरा जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। निगाह रवि जी की आंखों में देख कहती है, पहली बात, आगे से आप मेरे डेविल के साथ तमीज से बात करेंगे, और दूसरी कि मैं ना किसी खानदान की, ना किसी इंसान की, किसी की बहू नहीं हूं मैं, अंडरस्टैंड? रवि जी जो बहुत अभिमानी इंसान थे, 80 की उम्र में भी, जिनकी पर्सनैलिटी से सब एक बार खौफ खाते थे। निगाह की आवाज से वो भी एक बार को डर जाते हैं, लेकिन अपने चेहरे पर आने नहीं देते। वो एक नज़र अश्वथ को देखते हैं, जिसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। फिर वो निगाह की तरफ देख उससे शांत मगर एक रौबीली आवाज में कहते हैं, तुम इस घर की बहू हो क्योंकि तुमने इस घर के बेटे से शादी की है निगाह। और निगाह उनकी बात को बीच में ही काट उन्हें अपनी सर्द नजरों से देखते हुए कहती है, रिस्पेक्ट मिस्टर धनराज, आई जस्ट हेट इट व्हेन समवन कॉल्स मी बाय माय नेम। तो आप अपनी हद में रहकर रिस्पेक्ट के साथ मुझे मिस मेहरा या मिसेज धनराज कहे। अश्वथ ये सब एक तिरछी मुस्कान के साथ देखे जा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। रवि जी थोड़ा गुस्से में अश्वथ से कहते हैं, अश्वथ, क्या तुम अपनी पत्नी से कुछ बोलोगे या अपनी तरह ही बदतमीज लेकर आए हो? अश्वथ अजीब तरीके से हंसते हुए उनसे कहता है, आज अचानक मैं इस घर का बेटा और आप मेरे दादा कैसे बन गए मिस्टर रवि धनराज? कल तो मैं एक गंदा खून था। फिर अपना चेहरा बिल्कुल सर्द करके कहता है, और मेरी पत्नी जैसी भी है, मेरी एंजल है। आइंदा अपने शब्दों पर ध्यान देकर कुछ भी कहिएगा। निगाह रवि जी को देखते हुए अश्वथ से एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, डियर हस्बैंड, मैंने सुना है मिस्टर धनराज को अनाथ लड़कियां अपने घर की बहू नहीं, गंदी नाली का कीड़ा लगती है। क्या मैंने सही सुना है? अश्वथ भी रवि जी को देखते हुए निगाह से तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, एंजल, ये बात तुम मिस्टर रवि धनराज से ही क्यों नहीं क्लियर कर लेती? निगाह अश्वथ को देख कहती है, नाइस आइडिया डेविल। निगाह वापस से अपनी नजरें रवि जी पर करती है और कहती है, तो बताए सटीक ग्रैंडफादर इन लॉ, क्या ये बात सच है? रवि जी थोड़ा सहमे हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मिस मेहरा, वो लड़की एक अनाथ थी, ना उसके घर का पता था ना खानदान का। लेकिन आपको न्यूयॉर्क की इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून है, आप दोनों की तुलना ही नहीं है। निगाह एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है,
तो इसका मतलब आप लोगों को उनके स्टेटस के बेस पर जज करते हैं मिस्टर धनराज, क्योंकि अनाथ तो मैं भी हूँ, लेकिन आपने आते ही मुझे इस घर की बहू का दर्जा देना शुरू कर दिया। सच एन ऑर्थोडॉक्स माइंड यू हैव। रवि जी अब कुछ बोलने लायक नहीं बचे थे, वो बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। निगाह और अश्वथ एक दूसरे को कुछ देर देखते हैं, फिर एक दूसरे को एक तिरछी मुस्कान पास कर देते हैं। दोनों एक साथ अपनी जगह से खड़े होकर जाने लगते हैं, तभी उनके पीछे से आवाज आती है। एक औरत जो देखने में 45 की थी, वो खड़े होकर कहती है, क्या अश्वथ धनराज के पास अपने माँ बाप के लिए भी वक्त नहीं बचा है, जो वो उनसे बिना कुछ कहे जा रहा है। ये आवाज सुनकर अश्वथ और निगाह के कदम रुक जाते हैं। दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं। अश्वथ बिना किसी भाव के कहता है, ऐसा नहीं है मॉम। अश्वथ की माँ, जिनका नाम मिसेज रूपल धनराज था, वो अश्वथ को देखते हुए अपने पास बैठे एक आदमी से कहती है, रितेश जी, पूछिए अपने बेटे से, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे यहाँ मौजूद होने के बाद भी वो हमसे बिना मिले और बिना कुछ कहे क्यों जा रहा था। रितेश जी उनसे कहते हैं, रुक जाने दो अश्वथ धनराज को, हमें तो अब लगता ही नहीं कि हमारा कोई बेटा भी है। उनकी बात सुनकर अश्वथ उन दोनों के पास आता है और अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए कहता है, मॉम डैड प्लीज डोंट साउंड लाइक एन इमोशनल पेरेंट्स। निगाह भी उन दोनों के पास आती है और अपनी सर्द आवाज में कहती है, मॉम, डेविल सिर्फ आप दोनों को फेस नहीं करना चाहता था। वो जानता है कि आप दोनों के मन में इस वक्त काफी सवाल है और उनका जवाब अभी हम नहीं दे सकते। फिर एक नज़र अश्वथ को देखकर कहती है, आप दोनों का बेटा अंडरवर्ल्ड पर राज करता है, आप दोनों ऐसे इमोशनल नहीं बन सकते। रूपल जी निगाह से गुस्से में कहती हैं, खबरदार, जो तुमने मुझे मॉम कहा तो मेरी सिर्फ एक बहू थी और वो वेदिका अश्वथ धनराज थी, समझिए आप मिस निगाह मेहरा। इतना बोल वो एक नज़र अश्वथ को देखती है, फिर गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रितेश जी भी नाराजगी के साथ अश्वथ से कहते हैं, ये तुमने गलत किया आशु, तुम्हें वेदिका के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना बोल वो भी अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अश्वथ कुछ देर उन दोनों के कमरे की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता है, फिर कमरे की तरफ देखते हुए ही निगाह का हाथ पकड़ बोलता है, चलो एंजल। इतना कह वो बिना निगाह की बात सुने उसे वहां से ले जाता है। दोनों आकर कार में बैठते हैं। अश्वथ निगाह से कहता है, अब कहाँ जाना है एंजल। निगाह एक नज़र उसके चेहरे को देखती है, फिर बोलती है, डेविल तुम। निगाह इतना ही बोल पाती है कि अश्वथ अपनी सर्द नजरें उस पर डालता है। निगाह उसकी आंखें देख आगे कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर की शांति के बाद निगाह अपनी आंखें बंद कर अपनी सीट पर लीन होकर बोलती है, केस चलो डेविल। एपिसोड 15। अब आगे। अश्वथ कार को जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर रोकता है। निगाह और अश्वथ दोनों कार से उतरते हैं। उनके सामने एक घर था जो देखने में किसी पिंजरे जैसा था। निगाह अपने कदम उस घर की तरफ बढ़ा देती है, अश्वथ भी उसके पीछे चल देता है। जंगल की शांति के बीच सिर्फ दोनों के कदमों की आवाज आ रही थी। निगाह घर के अंदर घुसती है। वहां चारों तरफ बॉडीगार्ड्स फैले हुए थे जिनके हाथ में एफेंस थी। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। घर के अंदर छोटे छोटे पिंजरे बने हुए थे। निगाह का चेहरा इस वक्त बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था, उसकी आंखें बिल्कुल सर्द थीं। अश्वथ भी उसके पीछे बिना किसी भाव के खड़ा था। वहां बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, लेकिन वो शांति उस जगह को बहुत ज्यादा खतरनाक बना रही थी। निगाह बिना किसी भाव के अपने कदम एक कमरे की तरफ बढ़ा देती है। अश्वथ भी उसके पीछे ही चल रहा था। उस शांति को भंग करती उनकी हील्स और जूतों की आवाज उस जगह को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। निगाह कमरे में आकर वहां रखे एक किंग साइज सोफे पर अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाए अपने दोनों हाथ सोफे के आर्म्स पर फैलाकर बैठ जाती है। अश्वथ भी उसके बगल में रखे दूसरे किंग साइज सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। कमरे में एक बड़ा सा पिंजरा रखा था जिसमें एक लड़की बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था, सिर्फ उस बड़े से पिंजरे के ऊपर एक लाइट जल रही थी। लाइट की रोशनी से सिर्फ वो पिंजरा और उसमें बंद वो लड़की, जिसके शरीर से जगल जगल से खून बह रहा था, वो दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया हो। निगाह के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी सर्द नजरों में आज किसी की मौत साफ दिख रही थी। निगाह एक बॉडीगार्ड को इशारा करती है। वो बॉडीगार्ड उस लड़की को बाहर निकालकर निगाह के पास ले आता है। वो लड़की उसके पैरों के पास गिरी पड़ी थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सर उठाकर निगाह को देख भी सके। निगाह एक तिरछी मुस्कान के साथ उस लड़की को देखती हुई कहती है, कैसी हो शिरीन भट्ट? तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं हुई ना? शिरीन किसी की आवाज़ सुनकर हिम्मत करते हुए अपना सर धीरे धीरे उठाकर देखती है।
निगाह के आसपास बहुत अंधेरा था, शिरीन उसे देख नहीं पा रही थी। शिरीन अपनी सहमी और दर्द भरी आवाज में हिम्मत करके बोलती है, कौन हो तुम? और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कौन सी जगह है ये सारे सवाल उसने अपनी पूरी जान लगा कर पूछे। निगाह उसको कुछ पल अपनी सर्द नजरों से देखती है, फिर किसी को इशारा करती है। कुछ ही देर में निगाह और अश्वथ के ऊपर एक लाइट की रोशनी पड़ती है। शिरीन उन दोनों के देखकर हैरान रह जाती है। निगाह की आंखें देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। निगाह एक टेढ़ी मुस्कान के साथ शिरीन के चेहरे पर थोड़ा झुककर अपनी सर्द आवाज में कहती है, तुम मेरे पिंजरे में हो। निगाह मेहरा के पिंजरे में। फिर सोफे से उठकर अपना सर ऊपर की तरफ कर अपनी दोनों बाहें फैलाकर चिल्लाते हुए कहती है, यू आर इन माई केज शिरीन भट्ट इन निगाह मेहराज केज। इतना बोलकर निगाह बहुत खतरनाक तरीके से हंसने लगती है। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। शिरीन तो उसकी हंसी सुनकर ही कांप गई थी। शिरीन डरते हुए थोड़ी हिम्मत करके कहती है, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? किया क्या है मैंने? उसका सवाल सुनकर निगाह हंसना बंद कर देती है। उसके एक्सप्रेशन एकदम खतरनाक हो जाते हैं। निगाह शिरीन के पास अपने पंजों के बल बैठ उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर बहुत ही खतरनाक तरीके से कहती है, आई जस्ट हेट इट। जब कोई गलती करे और फिर ये कहे कि उसने किया क्या है। निगाह शिरीन का सर झटके से अश्वथ की तरफ करती है और अपनी सर्द आवाज में कहती है, याद आया कुछ शिरीन भट्ट? तुम्हें तो बहुत पसंद आया था ना मेरा डेविल, तो फिर तुम अपनी गलती कैसे भूल सकती हो? शिरीन को अब अश्वथ की बात का मतलब समझ आ रहा था जो उसने उसे पार्टी में कहा था। शिरीन अपनी नजरें टेढ़ी करके निगाह को देखते हुए हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मिस मेहरा। मैं नहीं जानती थी कि मिस्टर धनराज आपके पति हैं। ये बोलते वक्त उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे क्योंकि निगाह ने उसके बालों को बहुत कसकर पकड़ रखा था। निगाह की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी, मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। वो शिरीन को गुस्से से देखते हुए कहती है, निगाह मेहरा की दुनिया में कोई माफी नहीं होती। तुम निगाह मेहरा की निगाहों में खटकी हो, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना बोल वो एक तेज आवाज में ऑर्डर देती है, बांधो इसे। इतना बोल निगाह उसके बालों को झटके से छोड़ देती है। शिरीन का सर सीधे जमीन से जा लगता है। निगाह वापस सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाती है। कुछ ही देर में शिरीन एक कुर्सी पर उसके सामने बंधी हुई थी। निगाह शिरीन को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहती है, तुमने सबसे पहली गलती मेरे डेविल को देखने की करी थी। फिर थोड़ी देर रुककर एक तिरछी मुस्कान के साथ एक बॉडीगार्ड को इशारा करती है। थोड़ी ही देर में उस पूरे घर में शिरीन की एक दर्दनाक चीख गूंजने लगती है। एक बॉडीगार्ड उसकी आंखों में खौलता हुआ तेल डाल रहा था। शिरीन दर्द से इतनी तेज चिल्ला रही थी कि उसकी चीख सुनकर वहां अश्वथ और निगाह के अलावा सब कांप गए। सारा तेल डालने के बाद वो बॉडीगार्ड अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। निगाह एक तिरछी मुस्कान के साथ अश्वथ को देखती हुई कहती है, इसने तुमसे बात करने की भी कोशिश की थी। अश्वथ उसकी बात का मतलब समझ जाता है। वो दूसरे बॉडीगार्ड को इशारा करता है। एक बार फिर से शिरीन की चीख उस पूरी जगह को घेर लेती है, लेकिन अचानक ही उसकी चीख बंद हो जाती है। उस बॉडीगार्ड ने शिरीन की जबान काट दी थी। अब शिरीन बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। न तो वो कुछ देख सकती थी न कुछ बोल सकती थी। उसकी सांसें थम चुकी थी, लेकिन निगाह का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो वापस अपनी नजरें शिरीन पर करती है। निगाह उठकर धीरे कदमों से उसके पास जाती है और एक धारदार चाकू उठाकर उसकी धार पर उंगली फेरती हुई कहती है, इसने तुमसे हाथ भी मिलाना चाहा था ना डेविल। ये बोल निगाह अपनी नजरें अश्वथ पर करती है। अश्वथ उसको एक डेविल स्माइल पास करता है। निगाह भी अश्वथ को देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ वो चाकू शिरीन के हाथ के आर पार कर देती है। उसके खून के छींटे निगाह के चेहरे के एक तरफ पड़ जाते हैं। निगाह वो चाकू फेंक कमरे के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाती हुई कहती है, जला दो इसको। अश्वथ भी एक नज़र शिरीन को देख टेढ़ी मुस्कान के साथ निगाह के पीछे चल देता है। निगाह और अश्वथ अपनी कार के पास आ जाते हैं। निगाह कार में बैठने ही वाली थी कि अश्वथ उसका हाथ पकड़कर पलट देता है और उसे कार से लगा देता है। अश्वथ और निगाह एक दूसरे को कुछ देर देखते हैं। फिर अश्वथ अपना रुमाल निकालकर निगाह के चेहरे पर लगे खून को साफ करता है। निगाह का चेहरा साफ करने के बाद अश्वथ वो रुमाल फेंक देता है। वो निगाह की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचता है और उसकी आंखों में देखता हुआ कहता है, यू हैव बिकम अ कंप्लीट बीस्ट एंजल।
निगाह उसके गले में अपनी दोनों बाहें लपेटकर उसके होठों के पास फुसफुसाती हुई कहती है, बट आई विल ऑलवेज बी योर एंजल, माई डेविल। अश्वथ कुछ देर निगाह के चेहरे को बहुत गौर से देखता है, फिर अपने होठों को उसके होठों से जोड़ देता है। दोनों एक दूसरे को आंखें बंद किए बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे थे। आधे घंटे बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। निगाह अश्वथ से कहती है, चलो डेविल, कोई बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है। ये बोल निगाह अश्वथ को एक टेढ़ी मुस्कान के साथ देखती है। अश्वथ भी उसे एक तिरछी मुस्कान पास कर देता है। वो कार का डोर ओपन करके निगाह को पैसेंजर सीट पर बैठाता है, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। दोनों जंगल से बाहर निकल जाते हैं। टू बी कंटिन्यू। कौन इंतजार कर रहा है निगाह का? क्या करने वाली है निगाह आगे? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।